अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम नया मेथड स्टार्ट करेंगे और आप जानते हैं कि हम टीचिंग मेथड को डिस्कस कर रहे हैं फॉर पैडागोजी। और पैडागोजी का जो टेस्ट है वो आपका एसएसटी जनरल, टीजीटी और एफपीएससी लेक्चरर और हेडमिस्ट्रेस चारों के लिए आपके लिए ये लाजमी और मलजूम है। तो अगर आप ये चारों एग्जाम अगर आप पास करना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स से जॉब लेना चाहती हैं, तो आपको पैडागोजी करना पड़ेगी। तो आज हम मेथड नंबर 4 हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो बहुत सारे मेथड्स हैं, तो सेल्फ स्टडी के तौर पर आप बाकी जो मेथड्स हैं आप उनको देख सकते हैं। लेकिन जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट मेथड है, जो फेमस मेथड है, हम सिर्फ वही मेथड करेंगे। अब ज़ाहिर है कितने सारे मेथड्स हैं, वो हमें सारे कर तो नहीं सकते। तो इसलिए जो जो फेमस और मशहूर मेथड है वो इंशाल्लाह ताला हम सारे कवर करेंगे। तो फिर हमारा 25% पैडागोजी का जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब इसका नाम है डिस्कवरी एंड लर्निंग मेथड। तो नाम से ज़ाहिर है कि यहाँ पर चीज़ों की डिस्कवरी होती है। तो ये इसके डायग्राम भी है कि आपने यहाँ पर स्टूडेंट और टीचर मिलकर क्या करती हैं, डिस्कवरी करती हैं। जेरोम बर्नर इज कंसिडर्ड एज द फादर ऑफ, तो जो जेरोम बर्नर है उन्होंने 1960 में इसको डिस्कवर किया था। तो ये भी एज एन एमसीक्यू पेपर में पूछे जा सकते हैं। The word discovery is derived from the Latin word discop discoperere, which means to disclose or to expose। तो इस तरह की भी जो इंफॉर्मेशन होती है वो पेपर में एज एन एमसीक्यू आ जाती है। मेथड का नाम है इंक्वायरी एंड लर्निंग मेथड। तो इंक्वायरी का मतलब क्या होता है, इंग्लिश का मतलब वर्ड है, तो इंक्वायरी का मतलब होता है इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट बाय सर्चिंग फॉर नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग है। कि ये वो प्रोसेस है जहाँ पर हम फाइंडिंग करते हैं। किसके लिए फाइंडिंग करते हैं, ताकि हम कोई भी हमारे पास गिवन प्रॉब्लम है या कोई भी चीज़ है उसको इन्वेंट किया जा सके, या जो गिवन नॉलेज है उसको अंडरस्टैंड किया जा सके। मौजूदा नॉलेज की अंडरस्टैंडिंग को बेहतर बनाने के लिए या नए नॉलेज के लिए हम ये क्या करते हैं, इंक्वायरी करते हैं। इट इज बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है इसका पॉइंट है कि जो अभी तक जितने भी हमने तीन मेथड पढ़े थे, लेक्चर मेथड, डेमोन्स्ट्रेशन मेथड और एक था डिस्कशन मेथड, ये तीनों मेथड लर्निंग बाय डूइंग के प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते। तो ये पहला मेथड है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, ये किसको फॉलो करता है, लर्निंग बाय डूइंग, यानी कि करके सीखने के ये अमल को फॉलो करता है। तो रूटेड फ्रॉम सुक्रेटिक लॉजिकल थिंकिंग, तो जो सुकरात जो फेमस फिलोसफर है वहां से ये मेथड वो डेवलप हुआ है। इट स्टिमुलेट्स क्वेश्चन एंड इश्यूज इन द माइंड, तो ये मेथड जब फॉलो करने से क्या करती है, स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन अराइज होती हैं। तो वो फिर क्वेश्चन को सोल्यूशन जो आंसर फाइंड करने के लिए वो क्या करती हैं, स्ट्रगल करती हैं। Here students interact with the environment while drawing on their prior knowledge and own experience। क्योंकि यहाँ पर उन्होंने क्या करनी है, डिस्कवरी करनी है, इंक्वायरी करनी है, लर्न करना है। तो ये लर्निंग क्लास में नहीं होती बल्कि डिफरेंट जगह पर होती है। आप डायरेक्ट जो आपका टॉपिक होगा वहाँ पर आप बच्चों के लेके जाएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे, सारे बच्चों को गाइड वगैरह करेंगे। तो स्टूडेंट किसके साथ इंटरेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं और अपने नॉलेज को, जो प्रायर नॉलेज उसका होता है और जो उसकी ओन एक्सपीरियंस होती हैं वो यूज करके तो कंक्लूजन को ड्रा करने की कोशिश करता है। इट इज यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, तो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करती हैं, इंक्वायरी, डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड। हम ये ना, सॉरी, ये मेथड जो मैंने नाम गलत मैंने लिख दिया है, इसका नाम है डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड, लर्निंग मेथड नहीं है, तो ये मैं ठीक कर दूंगा। तो डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड का नाम है। तो क्या है कि यहाँ पर हम जो प्रॉब्लम हमारी डेली लाइफ में आती हैं, मेडिकल में आती हैं, या कि किसी भी फील्ड में आती हैं, उन प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड को यूज करती हैं। अब जाहिर है कि ये पाकिस्तान में तो ये चीज़ें नहीं होती, लेकिन अगर आप फॉरेन स्टडी में देखें वहाँ पर क्या करते हैं कि ये मेथड फॉलो होती हैं। हमारे यहाँ चीता चीता ही वो मेथड होती हैं, लेकिन ये जो सारा कुछ आप पढ़ रहे हैं ये फॉरेन में
होता है, वहां पर बच्चे डिस्कवरीज करते हैं। आपने वो खबरों में भी ये सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा कि आज फलानी यूनिवर्सिटी के कॉलेज या स्कूल के स्टूडेंट ने ये चीज इन्वेंट कर दी, क्योंकि वो इन चीजों को फॉलो करती हैं। तो दिस इज यूज्ड इन साइंस क्लासरूम, दैट है साइंस ही वो सब्जेक्ट है जो क्या करता है, डिस्कवरीज करता है। तो क्योंकि जब भी आपने कोई चीज डिस्कवर करनी होती है तो आप एक सिस्टमेटिक वे में चलते हैं। तो सारी जो प्रोसीजर्स होते हैं उसको फॉलो करते हैं। जो आप रिजल्ट ड्रॉ करते हैं तो उधर उसके पीछे एक्सपेरिमेंट्स होती हैं, उसके पीछे ऑब्जर्वेशन होती हैं, हाइपोथेसिस होती है, सारा कुछ होता है, यानी कि एक सीक्वेंस होता है। तो इसलिए यहाँ पर साइंस वाला काम आ जाएगा। इट इज अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। तो जो हमने पहला मेथड पढ़ा था लेक्चर मेथड, वो भी टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी। फिर जो डिस्कशन मेथड था, आई थिंक तो वहाँ पर टीचर वो मुझे याद नहीं है, आपको याद है वहाँ पर टीचर सेंटर्ड अप्रोच थी या स्टूडेंट जो डिस्कशन लेक्चर थी? मेथड था वो टीचर सेंटर्ड था, और जो डिस्कशन था वो स्टूडेंट सेंटर्ड अच्छा था। ठीक है। और जो तीसरा मेथड था डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, वहाँ पर टीचर एज अ फैसिलिटेटर होता है। तो यहाँ पर यस सर। तो ये फिर इसका मतलब है ये दूसरा मेथड है जो स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच है। पहला मेथड था डिस्कशन और दूसरा डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड। यहाँ पर भी टीचर एज अ फैसिलिटेटर ही यूज होता है। जिस तरह डेमोन्स्ट्रेशन मेथड में टीचर क्या करता है, स्टूडेंट को फैसिलिटेट करता है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, स्टूडेंट को फैसिलिटेट किया जाता है। फैसिलिटेट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने जो काम करना है उसके लिए आपको गाइड करना है कि बेटा ये काम इस तरह करना है, ये एक्सपेरिमेंट अगर आपने करना है तो इसके लिए ये चीजें आपको रिक्वायर्ड है, ये प्रिकॉशंस आपने करनी है, ये सारा मेथड आपने इस तरह करना है। तो इसलिए यहाँ इसको हम कहते हैं फैसिलिटेट करना, कि बस आपको वो गाइड करती हैं। एक होता है पढ़ाना। पढ़ाने का मतलब है पूरा लेक्चर देना। जिस तरह लेक्चर मेथड हम स्कूल से या कॉलेज वगैरह में करते हैं, हम आती हैं और एक टॉपिक पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो होती है टीचिंग है। फैसिलिटेशन का मतलब क्या है कि आप गाइड करती हैं स्टूडेंट को। स्टूडेंट के पास भी नॉलेज है तो आप ये सुन के नॉलेज को और ज्यादा मतलब पॉलिश करते हैं। तो यहाँ पर टीचर का काम क्या होता है, इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड करना। टीचर इंट्रोड्यूसेस द प्रॉब्लम। अब ज़ाहिर है टीचर ने ये बताना कि ये प्रॉब्लम है और इसको हमने क्या करना है, सॉल्व करना है। अब ज़ाहिर है कि वो मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है, इंग्लिश में हो, इंग्लिश की हो सकती है, इंग्लिश मतलब लिटरेचर से रिलेटेड है, जियोग्राफी, साइंस, बायोलॉजी, जो जो मतलब जिस जिस फील्ड का होगा उससे रिलेटेड क्या की है कि स्टूडेंट को टीचर क्या करेगा, एज एक्टिविटीज भी हम वो ये करवा सकती हैं। तो यानी कि आप जो मे भी जो बड़े जो कॉलेजेस हैं फॉरनर में, तो वहाँ पर स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए वो डेली उन्होंने वो रखा हो कि इस महीने में आपने ये प्रॉब्लम सब स्टूडेंट को देनी है और उनसे सॉल्व करवाना है। दूसरा, जब स्टूडेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करता चला जाएगा, जरूरी नहीं है कि कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो। जिस तरह कोरोना वायरस आया था तो पूरी इंसानियत के लिए वो उसने तबाही में फेर दी थी। इस लेवल की प्रॉब्लम्स का होना जरूरी नहीं है। तो क्या इस तरह की प्रॉब्लम्स होंगे फिर ज़ाहिर है वो स्टूडेंट्स और वो सॉर्ट आउट नहीं कर सकते। वो फिर बड़े बड़े साइंटिस्ट वगैरह या बड़े बड़े डॉक्टर्स वगैरह करती हैं। तो ये स्टूडेंट को ट्रेन करने के लिए उनके लेवल की प्रॉब्लम्स उनको दी जाती हैं। अगर 5 क्लास का बच्चा है, 6 क्लास का, उसके लेवल के अकॉर्डिंग उनको ट्रेन किया जाता है। फिर ऐसे करते कराते कराते जब वो बड़े होते जाती हैं तो बड़ी क्लासेस में आते हैं तो उनके पास उनका जो दिमाग है वो बहुत खुल चुका होता है। आपने बचपन में देखा होगा कि जब हमने स्टार्ट किया था, जो छोटा सा बच्चा होता है उसको ए फॉर एप्पल याद करने में बड़ा मसला आता है, मेहनत लगती है। लेकिन जैसे ही जब वो ए फॉर एप्पल याद कर लेता है उसका दिमाग थोड़ा खुल जाता है। फिर वो बी फॉर बॉल याद कर लेता है, सी फॉर कैट याद कर लेता है। तो यानी कि जैसे जैसे वो लफ्जों को याद करता चला जाता है उसका दिमाग खुलता चला जाता है, उसकी कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है। तो वही बच्चा जो पहले ए फॉर एप्पल याद करना उसमें मुश्किल पेश आ रही थी, वो आपको 10-20 वर्ड आपको सुना देगा, आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी सुना देगा, एबीसी सुना देगा, छोटी एबीसी काउंटिंग सुना देगा। तो इस तरह जैसे स्लोली स्लोली अब जब हम क्लास 1 में आती हैं तो छोटी सी बुक्स होती हैं, तो हमारे लिए वो बड़ी बुक्स होती हैं। जब हम क्लास 2 में जाती हैं तो क्लास 2 की बुक्स हमारे लिए मुश्किल लगती हैं, लेकिन जो क्लास 1 की वो बुक्स फिर हमारे लिए आसान हो जाती हैं। अब हम यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, तो अब आपने बीएससी या एफएससी के चैप्टर हम देखते हैं तो हम कहते हैं इतने छोटे से चैप्टर
हमने तो इतने इतने बड़े चैप्टर्स किए हैं, पूरी पूरी बुक आपके जितनी मतलब पूरी बुक है FSC की, फिजिक्स की या इंग्लिश की या बायोलॉजी की या केमिस्ट्री की, इतने इतने तो वहाँ पर चैप्टर होते हैं बड़ी क्लासेस में। तो अब वो हमारे लिए याद करना आसान है। अगर हम FSC को कर रहे हैं तो हमारे लिए करना आसान है, क्योंकि जो दिमाग है वो खुलता है। अल्लाह ने दिमाग इस तरह का बनाया है कि इस पर आप मेहनत करेंगे, क्रिएटिविटी करेंगे, प्रॉब्लम इसको देंगे, पजल सॉल्व करना करेंगे, तो आपका दिमाग क्या करेगा, आपका दिमाग खुलेगा। तो यही है कि जो डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड है, तो ये स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को बहुत बढ़ाता है। वही स्टूडेंट जो छोटी होते होते छोटी छोटी प्रॉब्लम को उसने सॉल्व करना सीखा, फिर जब वो बड़ा होगा तो फिर वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की काबिल होता है। क्लियर है यहाँ तक? It is when the student is not provided with an exact answer, but rather materials in order to find the answer themselves. तो सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होता कि it is when the student is not provided with an exact answer, but rather the materials in order to find the answer themselves. तो यहाँ पर स्टूडेंट को आंसर वो नहीं बताए जाते। तो और सिर्फ ये भी नहीं होता कि जस्ट आप उनको प्रॉब्लम बता दें, आपने पूरा गाइड भी करना है, उनके हेल्पिंग मटेरियल भी उनको प्रोवाइड करनी है, पूरा आपने उनको गाइड करना है कि इस तरह आपने चीज़ों को लेके चलना है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग आस्क्स क्वेश्चंस दैट कम फ्रॉम द हाई लेवल्स ऑफ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी। तो देखिए आप जो ब्लूम टैक्सोनॉमी है यहाँ पर, ये तो ब्लूम टैक्सोनॉमी की ये डिफरेंट लेवल्स होती हैं। तो ये स्टार्ट कहाँ से होता है, यहाँ नीचे से स्टार्ट होता है और ऊपर से चलता चला जाता है। ये भी हम ये सेपरेट ये है आउटलाइन, तो ये हम इसको वो इंशाल्लाह तरह करेंगे। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्लूम टैक्सोनॉमी, इससे रिलेटेड बहुत सारे MCQ आपके पेपर में आएंगे। तो ये लोअर लेवल से हाई लेवल की तरफ स्टार्ट होती है। तो यानी कि ये अपर लेवल में आता है, जो प्रॉब्लम दी जाती है ना, वो ब्लूम टैक्सोनॉमी के जो अपर लेवल है यहाँ से ड्राइव करके स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है। इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग इन्वॉल्व्स क्वेश्चंस दैट आर इंटरेस्टिंग एंड मोटिवेटिंग टू स्टूडेंट्स। इट यूटिलाइजेज अ वाइड वैरायटी ऑफ रिसोर्सेज। तो जाहिर है कि अब डिफरेंट रिसोर्सेज को यूज किया जाता है, ये इंटरनेट में अब वो रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ी जाती हैं सारा कुछ। तो स्टूडेंट्स कैन गैदर इंफॉर्मेशन एंड फॉर्म ओपिनियन। जब आपके पास इंफॉर्मेशन होती है तभी आप ओपिनियन डेवलप करती हैं। अभी जब जैसे कि इलेक्शन हो रहे हैं, PTI पीपल्स पार्टी और नून लीग, वैसे मुकाबला तो जाहिर है कि PTI और नून लीग में है। अब आपको पॉलिटिक्स में अगर इंटरेस्ट है तो फिर आपके पास इंफॉर्मेशन भी होगी, इंफॉर्मेशन होगी कि नवाज शरीफ ऐसा है, इमरान खान ऐसा है। तो जब आपके पास इंफॉर्मेशन थी, उसकी बुनियाद पर आपने क्या डेवलप किया, आपने ओपिनियन को इन ओपिनियन को डेवलप किया कि जी PMLN अच्छी जमात है या PTI अच्छी जमात है। तो यानी कि जब स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम दी जाती है तो साथ में उनको हेल्पिंग मटेरियल दिया जाता है, तो वो स्टूडेंट फिर क्या करता है, वो डिफरेंट गूगल से वो सर्च करेगा, बुक से सर्च करेगा, लाइब्रेरी जाएगा। तो इससे रिलेटेड जो है ना, जो भी उसके प्रॉब्लम से रिलेटेड चीजें होंगी, तो वो उन चीजों को सॉर्ट आउट करेगा, उनको पढ़ेगा, मेहनत करेगा। वहां से फिर जो जो ये इम्पोर्टेंट उसको बात लगेगी, उसके नोट्स बनाएगा, उसका इंफॉर्मेशन ऐड करेगा। तो इस तरह फिर उसकी इंफॉर्मेशन में इजाफा होता चला जाता है। और उन इंफॉर्मेशन वो फिर क्या करता है, अपने रिजल्ट को वो फिर बिल्ड अप करने की कोशिश करता है। मैं किसको वोट दूंगा, पता नहीं किसको वोट दूं मैं। वैसे एज एट इज जो अगर आप चाहते हैं ना कि आपको जॉब मिले, फिर आपको नॉन लीग वोट देना चाहिए, क्योंकि PTI को तो हमने देख लिया था 7 साल तक उसमें कोई जॉब नहीं थी। अब जो स्टूडेंट थे, जॉब और एज हो चुकी हैं, वो बेचारी इसी वेट में रहे कि गवर्नमेंट जॉब्स आएंगी तो हम अप्लाई करके हम अपना फ्यूचर सिक्योर कर लेंगे। तो अब बेचारे वो ओवर एज हो चुकी हैं, आप देखती हैं कि गवर्नमेंट जो न्यू आती है, वैसे आप सभी को पता है आनी नॉन लीग नहीं है। तो मेन नॉन लीग वाले से काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस हैं कि वो जॉब देंगे। तो इसलिए अगर आप जॉब्स वगैरह लेना चाहते हैं फिर आप सर नॉन लीग इस दफा मुझे लगता है कि पीपल्स पार्टी वाले आएंगे।
नहीं, ये पाकिस्तान की सियासत तो आपने वो पहले डिसाइड हो चुकी होती है। जो एस्टेब्लिशमेंट होती है वो सारा कुछ पहले डिसाइड करते हैं कि किसने आना है किसने नहीं आना। ये 75 साल से ऐसे ही हो रहा है। अभी जो है ना, हमें छोटे होते बाद में हमें पता नहीं था होता है, लेकिन अब जो है ना सारा कुछ को खुल के सामने आ चुका है कि कौन क्या करता है कौन नहीं। पाकिस्तान अवाम के वोटों से कोई नहीं आता। जो आर्मी चीफ जिस पर ठप्पा लगा देता है वही उसने बनना होता है। आप देख लीजिएगा, नवाज शरीफ ने वजीर आजम बनना है, चाहे उसको वोट पड़े या ना पड़े। तो इसकी जो टाइप्स हैं, इंडक्टिव मेथड है। तो इंडक्टिव मेथड क्या होता है? इट इज यूज टू एंगेज स्टूडेंट्स, इट जनरेट आइडियाज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है इंडक्टिव मेथड। ये सेपरेट से भी आप पढ़ेंगे। तो ये क्या कहते हैं? इट इज यूज टू एंगेज स्टूडेंट्स, इट जनरेट्स आइडियाज फ्रॉम स्पेसिफिक टू जनरल। तो यहाँ पर क्या ये किया जाता है, जो स्पेसिफिक बात होती है उस बात से हम क्या बात निकालती हैं? आम सी बात निकालती हैं। खास बात से आम सी बात निकालने को आप क्या बोलती हैं? इंडक्टिव मेथड बोलती हैं। ये सही डेफिनेशन? हाँ ठीक है। अब देखिए एग्जाम्पल है ये। अगर आप जानते हैं, क्योंकि हमने क्या करना है, खास बात से आम बात निकालनी है। तो जो खास बंदे होते हैं, जो खास चीज होती है, वो थोड़ी होती है ज्यादा होती है? बताएं। खास चीजें थोड़ी होती हैं या ज्यादा होती हैं? स्पेसिफिक तो लिमिटेड होती है सर। लिमिटेड होती हैं। तो आप ये कंसीडर करें कि ये एक बतख है और इसके पार है। ठीक है। इंफॉर्मेशन हमारे पास क्या है? दो इंफॉर्मेशन है कि ये बतख है और इसके पार है। अब ये चीज हमें पता चल गई तो ये हो गया स्पेसिफिक। और हमें सिर्फ ये पता है कि ये जो हमें 20-25 नजर आ रही हैं, ये सारी की सारी बतखें हैं। तो अब मैं आपसे पूछूं कि क्या इन बतखों के पार हैं या नहीं है? तो आप क्या करेंगे? आप इसके पास आएंगे, आप देखेंगे ये भी बतख है, ये भी बतखें हैं, और इस बतख के पार हैं। तो आप बोलेंगे क्योंकि ये बतख है और इस बतख के पार हैं, तो इसका मतलब है ये भी बतखें हैं तो इनके भी पार होने चाहिए। तो आपने जो इन्फॉर्मेशन दी किसकी वजह से दी? कि ये जो स्पेसिफिक आपको पता था, यहाँ से आपने क्या किया? इन्फॉर्मेशन लेके उस इन्फॉर्मेशन को आपने क्या कर दिया? जनरल पे अप्लाई कर दिया। थोड़े से लेकर बड़े पर अप्लाई कर दिया। इसको बोलती हैं इंडक्टिव इंडक्टिव मेथड। कि यहाँ पर आप स्पेसिफिक से जनरल की तरफ आप जाते हैं। क्लियर है ये पॉइंट? दूसरा मेथड आता है डिडक्टिव मेथड। इट गिव थ्योरीज आर टू प्रेजेंट समथिंग एज इट इज। तो जो थ्योरीज होती हैं वो उनको एज इट इज उनको दी जाती हैं। तो ये जनरल से स्पेसिफिक की तरफ ये जाती हैं। डिडक्टिव रीजनिंग is any form of reasoning that moves from general to specific. For example, all dogs are mammals. All dogs है मतलब जनरल की बात हो रही है, ढेर सारों की बात हो रही है। दो इन्फॉर्मेशन है, कुत्ते और मैमल्स। ये सारे कुत्ते मैमल्स होती हैं। तो आपका जो कुत्ता है उसका नाम है फीडो या फाइडो। तो ये जो फाइडो है ये भी कुत्ता है, ये भी डॉग है। तो चूंकि आपके पास इंफॉर्मेशन थी कि जी सारे कुत्ते मैमल्स होते हैं, इसका मतलब है आपका कुत्ता भी फिर क्या होगा? मैमल होगा। तो यहाँ पर आपने क्या किया? जनरल से यानी कि ज्यादा थे कुत्ते थे, ढेर सा नंबर था, तो ये वहां से आपने क्या किया? उस इंफॉर्मेशन को एक कुत्ते पर अप्लाई कर दिया। तो यानी कि याद रखने का ये तरीका है कि ज्यादा से थोड़े की तरफ आना, उसको हम बोलते हैं डिडक्टिव रीजनिंग। और थोड़े से ज्यादा की तरफ जाना उसको बोलती हैं इंडक्टिव रीजनिंग। डिडक्टिव तो यार ये क्योंकि टी पहले आता है, तो ज्यादा क्योंकि इसने ज्यादा से थोड़े की तरफ जाना है, तो चूंकि डिडक्टिव पहले आता है तो ये ज्यादा वाला आएगा, तो ये पहले आएगा। और इंडक्टिव थोड़ा आता है तो वो चूंकि बाद में आता है तो इसलिए वो थोड़े से ज्यादा की तरफ जाएगा। तो इस तरह आप इनको याद रखने का एक टोटका भी है। एबीसी में चूंकि डी पहले आता है और आई बाद में आता है,
तो जो पहले आ रहा है वो बड़ा है, यानी कि वो ज्यादा है, तो बाद में वो बंदे वैसे भी थोड़े रह जाती हैं। तो शुरू में जो आने वाले बंदे ज्यादा होती हैं, तो इसलिए डिटेक्टिव चूंकि ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप बोलेंगे क्योंकि ये ज्यादा से स्टार्ट हो रहा है, तो इसका मतलब है ये जनरल टू स्पेसिफिक किया जाएगा, और इंडक्टिव एबीसी में बाद में आता है, तो बाद में थोड़े बंदे रह जाती हैं। तो जो थोड़े रह जाते हैं, जो इसका मतलब ये जो इंडक्टिव ये थोड़े से स्टार्ट होता है, और थोड़े हम किसको बोलते हैं, स्पेसिफिक टू जनरल। क्लियर, ये टोटका आप इस तरह याद रख सकते हैं। तो ये एक कंपैरिजन है। डिडक्टिव रीजनिंग में क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक जाती हैं, और इंडक्टिव में स्पेसिफिक टू जनरल जाती हैं। जो डिडक्टिव मेथड है यहाँ पर क्या होता है, पहले थ्योरी आती है, यानी कि हमने अपर लेवल से लोअर लेवल की तरफ आना है। थ्योरी पहले आती है, उसके बाद हाइपोथेसिस बनाते हैं थ्योरी से, हाइपोथेसिस के बाद ऑब्जर्वेशन होती है, फिर कंफर्मेशन होती है। यानी कि हमारे पास कोई थ्योरी थी, उस थ्योरी को यूज करके वहां से हमने एक इंफॉर्मेशन ड्राइव की, उस इंफॉर्मेशन को हमने हाइपोथेसिस किया, हाइपोथेसिस से फिर हम क्या कि उसको स्टडी किया हाइपोथेसिस को, कि ये जो हमने इंफॉर्मेशन ड्राइव की है, ये हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ठीक है या नहीं है, क्या इससे इंफॉर्मेशन से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी या नहीं होगी। तो वो हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करती हैं, और फिर हम क्या करती हैं, एक्सपेरिमेंटेशन होती है, और फिर हमारी क्या आ जाती है, कंफर्मेशन आ जाती है। इंडक्टिव में क्या होता है, हमने स्पेसिफिक टू जनरल जाना है, तो पहले ऑब्जर्वेशन आएगी, फिर वो क्या आता है, उसको मतलब पैटर्न के सारे उसको ऑर्गेनाइज किया जाता है, फिर हम हाइपोथेसिस निकालती हैं। तो उल्ट काम करता है ये, पहले मामूली सी बात, मतलब पहले हम ऑब्जर्वेशन करती हैं, फिर वो उसको एनालाइज करती हैं, सीक्वेंस में डेवलप करती हैं, फिर हम हाइपोथेसिस बनाते हैं, फिर उसको टेस्ट करने के लिए, फिर अगर वो सच्चा हो जाता है, फिर वो हमारे क्या बन जाती है, थ्योरी बन जाती है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम तो पूछ लें। तीसरी टाइप है साइंटिफिक मेथड, जिसकी ये तीन डेफिनेशन है। इट इज एन अप्रोच टू सीक नॉलेज, सिस्टमैटिक प्रोसेस फॉर इन्वेस्टिगेटिंग, एक्वायरिंग न्यू नॉलेज कंटेनिंग प्रिंसिपल्स। तो यहाँ पर हम नॉलेज को हासिल किया जाता है। तो इसके ये एडवांटेजेस क्या हैं, लर्निंग इज एक्टिव एज स्टूडेंट्स आर एंगेज इन हैंड्स ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व होती हैं, तो ये उससे फिर क्या होता है, उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा होता है। इट सेटिस्फाइज नेचुरल ह्यूमन क्यूरियोसिटी, जो इंसान के अंदर नेचुरल जो होता है तजस्सुस, हम चीजों को देखकर जो सोचती हैं, उसको हम बोलते हैं क्यूरियोसिटी, कि ये इंसान के अंदर नेचुरल होती है। अब आपके अंदर अगर नहीं है, तो इसका मतलब है आप बस चीजों को एंजॉय करती हैं, गौर फिक्र नहीं करते। लेकिन आप यानी कि आपने आप क्यूरियोसिटी को मार दिया है। लेकिन ये हर इंसान के अंदर होती है। छोटा बच्चा देख लें, तो जब वो थोड़ा वो बड़ा होना शुरू करता है, वो आपसे पूछता है कि ये क्या चीज है, ये क्या चीज है, ये क्या चीज है। तो यानी कि उसके अंदर क्यूरियोसिटी होती है, तो इससे फिर वो सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करता है, और इस तरह फिर वो क्या हो जाता है, एडवांटेजेस ना पढ़ाऊं, कायनात। एडवांटेजेस है और डिसएडवांटेजेस है, कल फिर हम इसके एमसीक्यू पे डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। 5 मिनट और लग जाएंगे मेरे पास। तो तीसरा है इट मिनिमाइज वर्बल लर्निंग। जाहिर है कि यहाँ पर वो सारी रिसर्च होती है, तो वर्बल लर्निंग ये जो रट्टा मार सिस्टम उसको कम करता है। स्टूडेंट्स बिकम इंडिपेंडेंट। अब जाहिर है कि वो उनके पास नॉलेज आ जाता है, तो वो इंडिपेंडेंट होने की तरफ गामजन हो जाती हैं, ओनरशिप ऑफ लर्निंग लेती हैं। मीनिंगफुल प्रोडक्ट कम आउट, इतना सोचती हैं, रिसर्च करती हैं, नॉलेज लेती हैं, तो मीनिंगफुल प्रोडक्ट यहाँ से निकल के आती हैं। गेट स्टूडेंट्स टॉकिंग टू ईच अदर। अब ज़ाहिर है ये अकेला काम नहीं होता, ग्रुप्स बनाती हैं, तो फिर वो क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ अपनी नॉलेज की शेयरिंग करती हैं, आइडियाज है वो डिस्कस करती हैं, जिससे और ज़्यादा उनकी वो अच्छा इसके लिए होता है।
promote the use of accurate current information resources as students research their learning issues। तो जो इन्फॉर्मेशन दी जाती है या वो लेती हैं वो एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, फॉल्स इन्फॉर्मेशन नहीं होनी चाहिए। तो इससे इससे उनको ना एक ये भी उनके अंदर आ जाता है कि ये कौन सी खबर सच्ची है और कौन सी खबर झूठी है, कौन सी चीज सच्ची है कौन सी चीज झूठी है, तो ये भी उनको वो असेस करने में आसानी हो जाती है। डेवलप्स कम्युनिकेशन स्किल्स एंड टीम वर्क, क्योंकि वो ग्रुप में वो काम करती हैं, दो दो का ग्रुप हो सकता है, तीन का हो सकता है, चार पांच का हो सकता है। तो एक दूसरे से जब वो अपनी आइडियाज को शेयर करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स बेहतर होंगी और टीम वर्क उनमें आना शुरू हो जाएगा। टीम वर्क का मतलब होता है सबको साथ लेके चलना। अगर आप एक बात करती हैं, दूसरा नया प्रपोजल देगा, तीसरा कोई और प्रपोजल देगा, चौथा कोई और प्रपोजल देगा, चार प्रपोजल आ जाएंगे, चारों मिलकर उस पर डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे। आप अपने प्लस पॉइंट बताएंगे, वो अपने प्लस पॉइंट बताएगा। तो करते कराते फिर हम जो बेस्ट मेथड होगा उसको फिर हम क्या करते हैं, उसको हम अडॉप्ट करते हैं। अगर आपके मेथड में या प्रपोजल में ज्यादा प्लस पॉइंट है, फिर आपके वो प्रपोजल को एक्सेप्ट किया जाएगा। इसको बोलते हैं टीम वर्क। ये जरूरी नहीं है कि जो आप प्रपोजल दें वो ही हमेशा सही साबित हो। आपको दूसरे की बात सुननी आनी चाहिए, दूसरे के जो अच्छी खूबियां हैं उनको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। तो ये सारा कुछ टीम वर्क में वो सारा कुछ सीखते हैं, सीखने को मिलता है। डिसएडवांटेजेस है कि टू मच इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड हो जाती है समटाइम्स, ऑफन रिक्वायर वास्ट रिसोर्सेज आने इन ट्रेडिशनल क्लासरूम। तो ये ज़ाहिर है गरीबों के स्कूल में तो ये पॉसिबल नहीं है। लैक ऑफ टीचर कंट्रोल, समटाइम टीचर कंट्रोल जो कंट्रोल है वो लूज कर जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी ऐसी जगह पर गए हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स आपस में वो मतलब है, कोई इधर स्टूडेंट चला गया है, कोई इधर चला गया, कोई इधर चला गया है, तो स्टूडेंट की जो बात है वो फिर मानने में नहीं होगा। हाँ जी, जाहिर है कि जब आपके पास रिसर्च करती है ना आप कायनात, अगर आप एमफिल अगर आपने किया होगा है, तो जब आप उस रिसर्च करती हैं, थीसिस लिखती हैं, तो बहुत टाइम आप कंफ्यूज हो जाती हैं। इंफॉर्मेशन का ज्यादा होना भी नुकसानदेह होता है। जब हम बहुत सारा इंफॉर्मेशन ले लेते हैं तो वो भी हमारे लिए नुकसान करती है। तो ये भी है कि हमें सीखना होता है कि हमने कौन सी इन्फॉर्मेशन यूजफुल होती है और कौन सी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए यूजफुल नहीं होती। टीचर वो हमारे जो होते हैं सुपरवाइजर, वो कह देते हैं ये भी रिसर्च पेपर पढ़ो, ये भी पढ़ो, ये भी पढ़ो। इतने रिसर्च पेपर पढ़ पढ़ के भी बंदा वो पागल हो जाता है। वैलिड एक्सेप्टेबल measures of the outcomes are hard to find or difficult to interpret। बहुत सारा जरूरी नहीं है कि हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको मिल जाए। कुछ प्रॉब्लम बड़ी कॉम्प्लिकेटेड होती है, तो उनके जो फिर आउटकम्स होती हैं उनको ढूंढना बहुत ज़रा मुश्किल हो जाता है, या उनको उनके रिजल्ट निकालने उनके लिए बहुत ज़रा डिफिकल्ट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम का जो कम्प्लेक्सिटी लेवल वो किस तरह का है। सम टाइम प्रॉब्लम वो आपको खुद बना के आप देते हैं स्टूडेंट्स को, सम टाइम बनी बनाई प्रॉब्लम्स आपको मिल जाती हैं। तो जो खुद बना के देते हैं उसमें तो आसानी होती है क्योंकि आप खुद डिजाइन करती हैं। लेकिन सम टाइम अगर आपको बनी हुई प्रॉब्लम मिल जाए आपके मतलब एरिया के, अगर आपके शहर में कोई ऐसी प्रॉब्लम आ जाए तो वो आपकी फील्ड से रिलेटेड हो, अगर आप बायोलॉजी से रिलेटेड को प्रॉब्लम आती है, फिर वहाँ पर जो बायोलॉजी के स्कूल्स हैं वहाँ पर वो उस प्रॉब्लम को क्या करेंगे, वो सारा को डिस्कस करेंगे। तो इससे फिर क्या होता है कि वो सम टाइम होता है कि वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल बढ़ जाता है, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा होता है, रिसर्च करने का कोई आसान बात नहीं होती। टाइम स्पेंट इन स्टडी आउटसाइड ऑफ द क्लास इज अ फैक्टर ऑफ कंसर्न टू बोथ इंस्ट्रक्टर्स एंड स्टूडेंट्स। सेफ्टी के भी इश्यूज आ जाते हैं, डिसिप्लिन के भी इश्यूज आ जाती हैं। तो सम टाइम ऐसी जगहों पर वो जा जाते हैं जहाँ पर उसको वो मतलब है उनको कोई नुकसान वगैरह भी पहुंच सकता है। The teacher also need to be well competent in planning। ये सारा कुछ ज़ाहिर है प्लानिंग से होता है, डिजाइन में उन्होंने सारा कुछ करना होता है, मॉनिटरिंग होती है, तो ये इसमें टीचर को कॉम्पिटेंट होना चाहिए। हर टीचर ये रिसर्च नहीं करवा सकता। नॉट एप्लीकेबल अंडर एवरी एजुकेशनल कुरिकुलम। अब ज़ाहिर है कि हर कुरिकुलम जो डेवलप किया जाता है तो उसके लिए ये सूटेबल नहीं है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव ऑन एवरी टाइप ऑफ लर्नर्स। तो हर बंदा रिसर्च नहीं कर सकता। तो आगे और इसके थोड़े से हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस।
जो एडवांटेज है, गिव बेनिफिट टू स्टूडेंट एज वेल एज टीचर, दोनों को फायदा हो जाता है। कि टीचर के इलम में भी इजाफा हो जाता है, स्टूडेंट के इलम में भी इजाफा हो जाता है, कि टीचर की मॉनिटरिंग, उसकी जो स्किल्स होती हैं, कम्युनिकेशन स्किल, प्लानिंग स्किल्स, डिजाइनिंग स्किल, वो सारी इम्प्रूव होती हैं। मेक्स क्रिएटिव टू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स क्रिएटिव हो जाती हैं। प्रोवोक थॉट्स ऑफ स्टूडेंट ड्यू टू इट्स वेरिफिकेशन एक्सपेरिमेंटेशन प्रोसेस, उनकी थॉट्स बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाती हैं। तो डिसएडवांटेज में क्या आ जाता है, नॉट एप्लीकेबल अंडर एवरी एजुकेशन कुरिकुलम, इट ओनली गेट्स द डिजायर्ड आउटकम इफ द टीचर वुड बी डायनामिक इनोवेटर। अब जाहिर है कि ये डिपेंड टीचर पे भी डिपेंड करता है, जो आपके सुपरवाइजर होते हैं। अगर अच्छे सुपरवाइजर होंगे तो आपकी अच्छी रिसर्च होगी, अच्छी रिसर्च होगी तो फिर आपका जो पेपर होगा, रिसर्च पेपर, वो अच्छा होगा। अच्छा रिसर्च पेपर होगा, फिर जाहिर है कि उसका फायदा दुनिया को होता है। इट इज नॉट इफेक्टिव ऑन एवरी टाइप ऑफ लर्नर्स। तो ये था हमारा ये डिस्कवरी एंड इंक्वायरी मेथड। तो कल हम इंशाल्लाह ताला इसके क्या करेंगे, टॉप 20 एमसीक्यूज को हम डिस्कस करेंगे। कोई सवाल है तो पूछते हैं, नहीं तो फिर अल्लाह हाफिज। चलें फिर, ठीक है, अल्लाह हाफिज।